कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज के रैपिड फायर सीरीज के एपिसोड 5 में। तो आज से पहले हम 4-5 और एपिसोड दे चुके हैं। तो चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं। आप में इसमें हम 10 क्वेश्चंस देते हैं जिसके फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा होता है कि आपको बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम या फिर दरोगा में आपको इसका एग्जाम में काम आ सकता है। आपको कोई भी पीसीएस में डिस्क्रिप्टिव लिखना हो तो इससे आपको बहुत फायदा करेगा। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है दोस्त। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। कल के एपिसोड 4 में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और हम देखते हैं आज जो और उसका आंसर हम बताते हैं कि कल के एपिसोड 4 में आंसर क्वेश्चन जो था किसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में जो बने हैं वो बने हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन ये वर्तमान में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जो वर्तमान में जो उप राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसको भी लिख लीजिए, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित है तमिलनाडु के राज्यपाल। तो चलिए आज का एपिसोड 5 का हम आपको क्वेश्चन देते हैं। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्क सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का खोज किया है। इसका अगर आंसर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है 1857 के क्रांति, इसके बारे में समझिए। 1857 के क्रांति क्या था। 1857 के क्रांति भारतीय द्वारा अंग्रेजों को ऊपर किया गया भारतीय स्वतंत्रता का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। इसे शुरुआती दिनों में समझिएगा ये क्यों हुआ था। ये हुआ था कारतूस के लिए। अंग्रेज ने जब भारतीय सैनिक को लड़ने के लिए जो बंदूक दिया करते थे उसे पुराने बंदूक को चेंज करके एक नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन उसमें जो कारतूस जो भरा जाता था वो उसके लिए गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारतूस को मुंह से छीलना होता था। मुंह से निकालने के कारण उसमें एक धार्मिक प्रवृत्ति आ गई कि कोई भी हिंदू सैनिक नहीं चाहता था कि हम गाय के चर्बी से बने हुए चर्बी का उसका कारतूस को हम मुंह में ले। और उसी प्रकार से मुसलमान लोग नहीं ये चाहते थे कि सुअर के चर्बी से बने हुए कारतूस को हम अपने मुंह में ले। इसीलिए हिंदू मुस्लिम मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिए। यहीं से होता है शुरुआत 1857 के क्रांति का। अब समझिए, सबसे पहले बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने 29 मार्च 1957 को सबसे पहले बगावत की। 29 मार्च 1957 को सबसे पहले इन्होंने मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया था। मंगल पांडे ने। अब इसको देखिए, ये जब बगावत शुरू किए इसके बाद इन्होंने साफ तौर पर मना की कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे गाय और सुअर वाला। इसीलिए फिर क्या हुआ कि आगे चल के ठीक 10 दिन बाद 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यहाँ से फिर ऐसे ही धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम ये धीरे धीरे उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये बढ़ गया। आगे चल के इसकी शुरुआत जो हुआ सबसे पहले 10 मई को मेरठ से हुआ। मेरठ से इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई। यहाँ पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री को जो क्रांतिकारी थे इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया 1857 के क्रांति के। और धीरे धीरे ये 10 मई से आगे बढ़ते हुए लोग दिल्ली की ओर बढ़े और 12 मई तक लोग दिल्ली को पहुंच गए। 12 मई को दिल्ली में पहुंच गए और दिल्ली के जो शासक थे आपको पता है उस समय बहादुर शाह जफर, जिन्हें द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, दिल्ली के तरफ से नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। 12 तक दिल्ली में पहुंचने के बाद यहाँ पर जब बहुत ज्यादा उग्र क्रांति होने लगा तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ पर क्रांतिकारियों को दबाने के लिए 2 अंग्रेज को भेजे। एक थे निकलसन और दूसरा थे हडसन। तो जिसमें से भारतीय सैनिकों ने इन्हें निकलसन को जान से मार देता है और हडसन यहाँ पर बाद में फाइनली दिल्ली में क्रांतिकारियों को दबाने में, विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1857 के क्रांति आग की तरह फैल गई। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अगर हम देख लें तो कानपुर के क्षेत्रों में नाना साहब और तात्या टोपे ने वहां से विद्रोह किए थे।
तात्या टोपे के पूरा वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। उसी प्रकार से देखेंगे तो लखनऊ के क्षेत्रों से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। उसी प्रकार से बिहार के क्षेत्र में आइएगा तो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह वहां से नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और बरेली से खान गफ्फार खान थे और फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे। इन सभी जगहों पे जैसे जैसे लोग नेतृत्व कर रहे थे उसी प्रकार से वहां पर अंग्रेज सैनिकों को भी उस क्रांति को दबाने के लिए भेजा जाता था। तो एक नजर में हम देख लेते हैं कहां से कौन नेतृत्व कर रहे थे और उसका फिर कौन वहां पर दबाने के लिए अंग्रेज जा रहा था। एक हम लिस्ट बना दे रहे हैं, उसको एक बार नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के क्षेत्र से थे बहादुर शाह द्वितीय थे। यहाँ पर भेजा गया था हडसन को, निकलसन को, जिसमें निकलसन मारा गया था और हडसन ये बच गया था, जिंदा रह गया था। यहाँ से फिर हुआ झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर हीरोज को भेजा गया था, हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया था। मारने के बाद हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहता है इस क्रांतिकारी में एकमात्र मर्द थी, वो रानी लक्ष्मीबाई थी। इस कथन को हीरोज ने कहा था। मरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई के समाधि को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन्हें स्थापित किया गया था। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से फिर लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। उसके बाद से फिर लखनऊ, फिर थे इलाहाबाद से थे लियाकत अली थे। उसके बाद से फिर कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का एक दूसरा नाम था धोंदू पंत और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये एग्जाम में इनका बहुत ज्यादा नाम पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग थे। इसी प्रकार से एक जगदीशपुर में देख लीजिए, जगदीशपुर बिहार के क्षेत्र में था, जिन्हें वीर कुंवर सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने तो अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था। जहां भी जाते थे वहां क्रांति को बहुत ज्यादा आग की तरह बढ़ा देते थे। कोई भी अंग्रेज इन्हें जल्दी पकड़ नहीं पाता था। वीर कुंवर सिंह को इसी क्रांति के दौरान इनका एक बाजू भी कट गया था। खुद से ही अंग्रेज को गोली लगने के बाद ये खुद ही नदी में जा रहे थे नाव से, तो गोली लगने के बाद खुद ही अपने हाथों को तलवार से काट लिए थे। इतना बहादुर थे वीर कुंवर सिंह। ये आरा के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। अब ये देख लिए, अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। 1857 के क्रांति होने के बाद इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का एक अपना अपना मत था कि आखिर ये क्रांति क्यों हुआ। जैसे कि बीडी सावरकर ने इस क्रांति के बारे में कहा है कि यह भारत का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और उसी प्रकार से देखिए जेम्स ऑस्टम एवं डब्ल्यू टेलर का यह कहना था कि यह क्रांति के बारे में कि यह क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। हिंदू और मुसलमानों का एक मिलीजुली एक षड्यंत्र था। तो यह था 1857 के बारे में संक्षिप्त विवरण। अगला सवाल है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये नदी के बारे में हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। इसके लिए हमको एक शॉर्ट में हमको एक इंडिया का मैप बनाना होगा। ये सही मैप नहीं है, एक सिर्फ रेफरेंस के लिए हम बना दिए, ठीक है। तो ठीक है, जैसे देखिए ये है, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर ये उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, ये क्षेत्र बंगाल है, यहाँ पर आएगा ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये क्षेत्र असम है, असम, यहाँ पर ये तिब्बत है। बस हम थोड़ा बताने के लिए अति कर दे, उत्तराखंड है, यहाँ पर यूपी है, ये बिहार है। इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में एक गोमुख है, गोमुख से गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है। गोमुख हिमानी से निकलने के बाद यह गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए यूपी में, यूपी से बिहार में, बिहार से बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में आने के बाद ये इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी में अंतिम रूप से गिर जाती है। अब गंगा के बारे में देख लीजिए, गंगा पूरे 2525 किलोमीटर में भारत में इसका फैलाव है। ये
गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से उत्तराखंड से निकलती है, बिहार में उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में आती है। इसके बाद से फिर देखिए कि जो गंगा नदी है ये पूरी तरीके से गंगा शुरुआती दिन में नहीं होती है, उत्तराखंड में ही दो नदी आती है, एक होती है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। अलकनंदा ये दोनों नदी आकर के जब मिलती है उत्तराखंड में एक जगह पर, तो यहाँ पर बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग जब दो नदी आपस में मिलती है तो मिलने को वहां पर कहा जाता है प्रयाग। जो जिस प्रयाग का नाम था देवप्रयाग, यहीं से जो नदी आगे की ओर बढ़ती है यही कहलाती है गंगा। तो उत्तराखंड में ये होती है, उत्तराखंड में भागीरथी अलकनंदा आती है, मिलने के बाद फिर देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है। गंगा नदी जैसे ही बंगाल में जाती है, अब बंगाल से जाने के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में यही पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब यहीं से उत्तराखंड से ही फिर यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है, जो कि यूपी के इलाहाबाद में आकर के यमुना नदी गंगा नदी में ही मिल जाती है। गंगा नदी में मिलने के बाद ही फिर ये गंगा नदी बन के आगे की ओर बढ़ती है। तिब्बत से निकलती है, देखिए तिब्बत है यहाँ पर, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। जब ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। जब यही असम में आता है तो इसे दिहान के नाम से जाना जाता है, और जब यही फिर नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। तो इसको याद रखिएगा, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना। जब बांग्लादेश में यही दो नदी इधर से आकर आपस में मिलती है, पद्मा और जमुना यानी गंगा ब्रह्मपुत्रा, तो यहीं पर मिलने के बाद ये मेघना के नाम से कहलाती है, मेघना। अब यही नदी मेघना बन के आगे की ओर बढ़ती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है, मेघना बन करके। लेकिन जब बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले यह एक बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है। जब गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी आगे की ओर बढ़ती है तो बहुत सारी मिट्टी भी लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का बिखराव कर देती है, जो बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। जो बंगाल में ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए बंगाल के क्षेत्रों में जूट और चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। और सुंदरवन डेल्टा के नाम से जो जाना जाता है बंगाल में, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधों के किस्म भी पाए जाते हैं। और उसी बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में ही रोयल बंगाल टाइगर के नाम से वहां पर बाघ फेमस है, समझे। तो ये थे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्भव कहाँ पर गिरते हैं, तीनों के तीनों आकर के बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं। तो ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा हो गई। देखिए यमुना नदी है जो 1375 किलोमीटर तक पूरे भारत में लंबाई है यमुना नदी का, और ब्रह्मपुत्रा नदी है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पूरे 2900 किलोमीटर में है, लेकिन 916 किलोमीटर मात्र भारत में ही इसका लंबाई है। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा नदी घुसती है, होते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी सिर्फ 916 किलोमीटर में फैली हुई है। अगला सवाल है हमारा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। इसे ध्यान से समझिएगा, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। अगर हम इसे बाजार और सरकार के नियमों के अनुसार देखें तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है पूंजीवादी, इसे ध्यान से समझिएगा। पूंजीवादी एक होता है राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे ध्यान से समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें होता है, इसमें बाजार यह तय करता है कि कितनी उत्पादन होगा, कितना कीमत होगा और कितनी आपूर्ति होगी वस्तुओं का। तो वो जो तय करता है बाजार तय करता है, सरकार नहीं तय करता है। लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था में यह सरकार तय करती है किसे आपूर्ति कितनी होगी, कीमत कितनी होगी, कीमत और उत्पादन कितना होगा, ये जो तय करती है सरकार तय करती है, उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें बाजार तय करता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें निजी और सरकारी ये दोनों ही मिलकर जो काम करती है, जो बाजार को चलाती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। निजी कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कहने का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। ये दोनों ही मिलकर के जब जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, भारत हो गया, मलेशिया हो गया, इन सभी लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। इसको याद रखिएगा, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था होता है बंद अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां कहीं न निर्यात होती है और न ही आयात होती है, ना ही वहां वस्तु जा सकता है, कोई खरीद सकता है वहां का वस्तु, और नहीं कोई वहां से खरीद के ला सकता है। तो नहीं जहां आयात हो, नहीं जहां निर्यात हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गई। अर्थव्यवस्था में ही कल हम आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं, उसमें कौन कौन से चीजें आती है, इसके बारे में कल हम फुल डिटेल में बताएंगे। आगे देखिए, अगला सवाल है आपात उपबंध। इसे ध्यान से समझिएगा। आपात उपबंध क्या है? भारत सरकार आपात उपबंध के बारे में, भारत में 3 तरीके का आपात उपबंध है। आपात उपबंध 3 तरीके का कौन है? सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। इसके बारे में ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपात के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय आपात, यह राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है जब कोई युद्ध हो रहा हो या फिर बाह्य आक्रमण हो, यानी अपने देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दिया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह उसे कहा जाता है जब अपने ही देश में, अपने ही देश के लोग आपस में बहुत ज्यादा लड़ झगड़ रहे हो या फिर किसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए हो, वैसे स्थिति को हम लोग सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं। जिसे ध्यान से समझिएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, राष्ट्रपति इसे लागू करता है। राष्ट्रपति जब इसे लागू करता है तो सिर्फ 1 महीने के लिए, लेकिन अगर इसे आपको बढ़ाने हैं तो संसद की अनुमति से 2/3 बहुमत से संसद में प्रस्ताव को पास करने के बाद आप इसे 6 महीने तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक, 6 महीने करके आप इसे आगे की ओर ले जा सकते हैं। 6 महीने करके, ठीक है, 6 महीने करके आप इसे 3 वर्षों तक ले जा सकते हैं। 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक इसे ले जा सकते हैं। इसके बाद से फिर क्या है, अगर जब किसी भी राज्य में या फिर देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सारी शक्तियां राज्य का छीन हो जाती हैं और सारी शक्तियां केंद्र में शिफ्ट हो जाती है। यानी जो भी अब शक्ति होगी वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास शक्ति होगी। वैसी स्थिति में जिस राज्य में राष्ट्रीय आपात लागू होगा या फिर पूरे देश में अगर राष्ट्रीय आपात लागू है तो राज्य के लिए कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी, संसद, विधानमंडल नहीं बना सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ही अपने अनुसार देश को चलाती है और वहां भी किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो राष्ट्रपति ही उसका जवाबदेही होता है। ये थी राष्ट्रीय आपात के बारे में। दूसरी देखिए, एक चीज और है, राष्ट्रीय आपात के जब लगती है देश में तो मौलिक अधिकार अपने आप समाप्त हो जाती है। मौलिक अधिकार समाप्त होने के लिए 2 आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि 358 में, आर्टिकल 358 में साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए 358 के तहत कहा गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जैसे 19 के ए, 19 के बी, 19 के सी, 19 के डी, ई, एफ, ऐसे करके जो 6 तक आते हैं वो सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात लागू होने के बाद आर्टिकल 358 के तहत ये पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय आपात लगेगा, आर्टिकल 19 के 6 मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं आर्टिकल 358 के तहत। 58 में कहा गया है। फिर उसी प्रकार से 359 में यह बात को कही गई है कि और भी जितने मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको पता है कि 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो और भी 19 के 6 को छोड़ के बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो सभी भी समाप्त हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात लगने के बाद। ये बात कही गई है 359 में। लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल है जिसको छोड़ करके, वो आर्टिकल है 20 और 21। ये कभी भी किसी भी स्थिति में ये 2 आर्टिकल समाप्त नहीं किया जा सकता है। 21 है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है, और ये है गिरफ्तारी के संबंध में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 कभी भी आर्टिकल समाप्त नहीं किया जा सकता है और बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय आपात के दौरान वो सभी समाप्त हो जाते हैं। 19 के बारे में 358 में कहा गया है और बाकी के मौलिक अधिकार के बारे में 359 में। तो ये राष्ट्रीय आपात के बारे में इतनी जानकारी। अगला है, दूसरा है, ध्यान से देखिए, दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन
ये कब लगता है, कैसे लगता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये 356 के तहत, आर्टिकल 256 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाए जाते हैं। अब इसे ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति शासन कब और क्यों लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन तब लगाए जाते हैं जब किसी राज्य में वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो, यानी वहां पर जो बने कानून है, नियम है, शासन है, वहां पर ठीक से नहीं चल रहे हैं, वहां के नियमों कानून के कोई वहां के रहने वाले लोग जनता वहां पालन नहीं कर रहे हैं, नियम को नहीं मान रहे हैं, वैसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगते ही सारी केंद्र में शक्तियां चली जाती है, केंद्र सरकार ही उस पर शासन करती है, राज्य सरकार वहां पर शासन वैसे समय में नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति शासन शुरुआती दिनों में 2 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर इसको आप संसद की अनुमति से आप इसे 6 महीने के लिए कर सकते हैं। 6 महीने कर करके आप इसे 6 महीने पर बढ़ा करके आप इसे 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर आप 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं राज्यों में, तो आपको संविधान में संशोधन करने होंगे संविधान में, तब जाकर के आप 4 या 5 वर्षों के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहले लगा था वो 1951 में पंजाब में लगाया गया था। भार्गव मंत्रिमंडल की सरकार जब गिरी थी उस समय, और जो सर्वाधिक शासन काल मतलब सबसे लंबे समय के लिए जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है वो है जम्मू कश्मीर। 1990 से 96 ये 6 वर्षों के लिए लगातार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में इतनी जानकारी। अगला है तीसरा जो वित्तीय आपात है, तीसरा जो आपात बल है वो है वित्तीय आपात। इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब सरकार को इस बात का खतरा हो या फिर डर हो या अनुमान हो जाए कि हमारे देश के जो वित्तीय साख है वो खतरे में है, मतलब हमारे देश की वित्त जो है वो गड़बड़ाने वाली है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात को लगाया जाता है। वित्तीय आपात जब लगती है, देखिए राष्ट्रपति से 2 माह के लिए संसद से अनुमति लेती है। संसद से अनुमति लेती है राष्ट्रपति कि हमें वित्तीय आपात के लिए दीजिए। अनुमति मिलने के बाद ही ये अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात लगती है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि 2 महीने, 6 महीने या 1 साल या 3 साल या 5 सालों के लिए आप इसे लगा सकते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहे वित्तीय आपात को लागू रख सकता है और जब चाहे वित्तीय आपात को हटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर होती है। देखिए खुशी वाली बात यह है कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, ठीक है न। वित्तीय आपात लागू करने से देश की बहुत ही मतलब एक समझिए एक सम्मान वाली बात है जो गिर जाती है। ऐसा माना जाता है बहुत गरीब देश होने के बाद ही वित्तीय संकट आती है। भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है, एक भी बार वित्तीय संकट नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको आपात उपबंध से संबंधित हो गया। उसके बाद से देखिएगा अगला है उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक क्या है? अब हमारे फिजिक्स का सेक्टर आ गया। उत्तोलक के बारे में ध्यान से समझिए। उत्तोलक ये क्या है? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है, इसे ध्यान से समझिए। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है, वैसा मशीन जो हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। हम बहुत आसान तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं, उसे उत्तोलक कहते हैं। इसका जो खोज किए थे वो किए थे आर्किमिडीज ने इसका खोज किया था उत्तोलक का। अब देखिए ध्यान से समझिए उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक क्या होता है? लोड। या मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, यहाँ पर कोई आदमी है जो हाथ से इसको दबा रहा है, ये आपका यहाँ पर पेंच लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है फलक्रम, ये लोड, ये एफर्ट। अब देखिए जो उत्तोलक होता है इस प्रकार का, ये 3 चीजों पर चलता है, ठीक है। लोड, फलक्रम और एफर्ट। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है? जब भी उत्तोलक की बात होगी इसमें 3 चीज ही होगा, लोड, फलक्रम और एफर्ट। इसको समझिए। जब कोई मशीन होगी तो बीच कहीं पेंच लगा होगा। पेंच लगा होता है, जहां पर ज्वाइंट होता है वो फलक्रम कहलाता है। जहां पर वस्तु रखी रहती है वस्तु, वहां पर हम लोग उसको लोड कहते हैं। लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, वस्तु रखे तो लोड पड़ेगा। और जहां से हम लोग दम लगाते हैं, मतलब कि हम लोग काम को करने के लिए आसान तरीके से जहां हम लोग प्रयास करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर एफर्ट कहते हैं। एफर्ट, प्रयास करते हैं।
जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, हम इसको बता रहे हैं आपको, इसको एग्जांपल से समझ आएगा। उत्तोलक है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार जो होता है, प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जैसे पिलास, इसको ले लीजिए, पिलास कुछ इस प्रकार का होता है, पिलास, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेच लगा हुआ है, यहां से हम लोग हाथ से दबाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, हाथ से दबाते हैं, और यहाँ पर किसी वस्तु को हम लोग रखते हैं काटने के लिए, पिलास है, ये समझिए पिलास है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको याद कैसे रखिएगा, FLE इस सीरीज में रहेगा, तो F जिसमें बीच में आएगा उसको फर्स्ट प्रथम श्रेणी उत्तोलक, L अगर बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और अगर E बीच में आएगा तो समझ जाइएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो बीच में देखिए पिलास होगा, तो पिलास में क्या होगा, बीच में F आएगा, फलक्रम यानी पेच। पेच कहाँ है, पेच को कहते हैं फलक्रम, जहां पर ज्वाइंट होता है। तो F बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा अथी का होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। यहाँ पर है वस्तु, वस्तु रखा हुआ, वस्तु काटने के लिए यहाँ पर हम लोग हाथ से ऐसे करके पकड़ते हैं, पकड़ के इसको काटते हैं। तो जो भी बीच में आएगा उसे उस श्रेणी का समझिएगा। अगर F आएगा बीच में तो प्रथम श्रेणी, L बीच में आएगा तो द्वितीय श्रेणी, E बीच में आएगा तो तृतीय श्रेणी, ठीक है। ये पिलास हो गया। उसके बाद देखिए कैंची, थोड़ा हम ले लेते हैं एक बार कैंची को। कैंची कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पर पेच लगा होता है, तो पेच को क्या बोले, F बोले हैं। यहाँ पर कपड़ा हम लोग रखते हैं, कपड़ा को काटते हैं, और यहाँ से हाथ से हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, ये हमारा लोड हो गया। जहां पर वस्तु रहे उसको लोड कहा जाता है। यहाँ वस्तु रहेगा, कपड़ा रहेगा, काटेंगे, बीच में F आ रहा है, पेच, तो कौन सा श्रेणी के, प्रथम। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कैंची कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी। कैंची को तुरंत, कैंची है तो इसको तुरंत कैंची बनाइएगा, और यहाँ पर देखिए कि F बीच में आ रहा है तो प्रथम श्रेणी। उसी प्रकार से देख लीजिए कि द्वितीय श्रेणी के सरावता और नींबू। सरावता है जैसे कि मान लीजिए खैनी काटने वाली मशीन, ऐसे रहता है। यहाँ पर हम लोग ये क्या करता है, यहाँ पर खैनी रखते हैं, खैनी, और यहाँ पर एक पेच लगा रहता है, पेच, तो पेच F आ गया, अब यहाँ पर पेच आ गया, खैनी यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, लोड हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग हाथ से पकड़ के खैनी को काटते हैं ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा एफर्ट हो गया, हाथ से पकड़ के दबा रहे हैं तो एफर्ट, बीच में खैनी वस्तु को रख रहे हैं तो लोड, अब पेच यहाँ पर आ गया F, तो बीच में क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो बीच में L आ रहा है तो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए चिमटा, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देख लीजिए चिमटा, चिमटा, अब इसे ध्यान से समझिए, ये आपको चिमटा है, यहाँ पर पेच लगा रहता है, F हो गया, पेच जहां रहेगा F हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बीच में क्या करते हैं, किसी एफर्ट लगाते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, यहाँ पर हम लोग रोटी पकड़ते हैं, तावा पर जब बनाते हैं तो चिमटे से ना हम लोग रोटी निकालते हैं, तो यहाँ पर आती है रोटी। रोटी अगर है तो ये एक प्रकार का वस्तु हो गया, और जहाँ वस्तु रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं, और जहां हम लोग यहीं पर हाथ से दबाते हैं रोटी को, चिमटा को, तो दबाएंगे जहां से हाथ से, इसको एफर्ट कहेंगे, और जहां पेच लग जाएगा एफ होगा। तो देखिए तो बीच में हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो तृतीय प्रकार की हमारा यह श्रेणी होगा। तो पूछा जाएगा किसी जो ये क्या था, चिमटा, ध्यान से समझिए चिमटा, तो पूछेगा कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये तृतीय प्रकार का, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा, ठीक है। उसी प्रकार से सरौता जो खैनी काटने वाला होता है, बीच में एल आ रहा है, तो एल देखिए द्वितीय श्रेणी का, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, उत्तोलक हो गया। उत्तोलक तो देखिए जो उत्तोलक मशीन है, एक एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो मशीन होता है उसकी दक्षता कितनी होती है, तो मशीन की हमेशा जो दक्षता होती है वो होती है 100% से कम, 100% से कम। लेकिन अगर पूछ दे आदर्श मशीन, आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है वो कितना होता है, वो होता है 100%। इसे ध्यान से, मशीन का दक्षता हमेशा, जो दक्षता है वो होता है हमेशा 100% से कम, लेकिन जो आदर्श मशीन की दक्षता क्षमता पूछे वो 100% होता है। लेकिन ये असंभव होगा, ये कभी प्राकृतिक में संभव है, ये ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसका क्षमता 100% हो, हमेशा ही 100% से कम होती है। तो एग्जाम में पूछे कि मशीन की क्षमता कितना, तो 100% से कम। उत्तोलक हमारा समाप्त हो गया। अगला हमारा सवाल है नाभिकीय विखंडन, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। नाभिकीय विखंडन क्या है,
नाभिकीय विखंडन, विखंडन कहने से मतलब है तोड़ने की बात कर रहा है। एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन हम लोग कहते हैं। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियंत्रित, दूसरा होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित, ठीक है। नियंत्रित के एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। मनुष्य वैसा रिएक्टर, वैसा परमाणु विखंडन जो मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए चीज को नियंत्रित किया जा सके। जैसे हम लोग परमाणु रिएक्टर बनाते हैं तो उसको हम लोग मनुष्य ही बनाते हैं, हम बिजली उत्पादन करने के लिए जब चाहे जितना चाहे बिजली उत्पादन कर सकते हैं, तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं परमाणु रिएक्टर को, इसलिए नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अनियंत्रित हो गया परमाणु बम, परमाणु बम, इसको ध्यान से समझ, परमाणु बम इसे हम लोग अगर एक बार फोड़ देंगे, चाहेंगे कि नहीं सिर्फ 1 स्क्वायर फीट में रह जाए, फूट के, ऐसा होगा? नहीं होगा। चाहे 1 किलोमीटर के अंदर ही फूट के रह जाए, नहीं होगा। फूटेगा तो इसकी जितनी मर्जी, जितनी क्षमता होगी उतना में ब्लास्ट कर जाएगा। परमाणु बम जो है ये हमेशा सबसे ज्यादा यूरेनियम, यूरेनियम और फिर प्लूटोनियम का बनता है, प्लूटोनियम, ठीक है। तो यूरेनियम प्लूटोनियम का सबसे ज्यादा परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम के आविष्कार 1945 में अमेरिका सबसे पहले रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 में किया था। अमेरिका में 1945 में द्वितीय विश्व चल रहा था, उसी दौरान ही अमेरिका जापान के ऊपर 2 परमाणु बम भी गिरा दिया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा, ये जापान में है हिरोशिमा। 3 दिन बाद तुरंत ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर तुरंत गिराया, जिसका नाम था फैटमैन। ये गिरा, ये बना था यूरेनियम का, ये यूरेनियम का, ये बना था प्लूटोनियम, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखिए, सबसे पहले लिटिल बॉय, बाद में फैटमैन। पहले कोई बच्चा आता है लिटिल बॉय, उसके बाद से आदमी बड़ा होकर आदमी बनता है मोटा, फैटमैन। इसको ऐसे याद रखिएगा, लिटिल बॉय पहले बच्चा होगा फिर आदमी बनेगा। तो 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा जापान पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन को। पहला वाला बम यूरेनियम का बना था, दूसरा वाला प्लूटोनियम का, ये हो गया। उसके बाद प्रोटीन के बारे में समझिए, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले समझिए 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो किए थे 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन का शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किए थे 1838 ईस्वी में। प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का यौगिक है। प्रोटीन हमेशा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड मिलने के बाद ही एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। एमिनो एसिड 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 कैलोरी का ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर में। प्रोटीन के कमी से 2 भयंकर बीमारी होती है। एक होता है इक्वासियोरकर और दूसरा होता है मरासमस। ये प्रोटीन से होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है ऑक्सीलोफाइटस क्या है। ऑक्सीलोफाइटस ये वैसा पेड़ पौधा होता है जो अम्लीय मिट्टी में उगता है। ऑक्सीलोफाइटस उसे कहते हैं जो अम्लीय मृदा में, मतलब अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पेड़ पौधे, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीलोफाइटस कहा जाता है। इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट है जैसे हेलोफाइटस, इसे हम लोग कहते हैं जहां पर नमकीन क्षेत्रों में, नमकीन मृदा में उगने वाले पेड़ पौधों को कहते हैं हेलोफाइटस। उसी प्रकार से है मरुदभीर, इसे कहते हैं मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे को मरुदभीर। उसी प्रकार से कहते हैं जलोदभीर, ये कहते हैं जल में उगने वाले पेड़ पौधे को जलोदभीर कहते हैं। उसी प्रकार से फिर है आपका समोदभीर, इसे कहते हैं सामान्य मिट्टी में उगने वाले पेड़ पौधे को हम लोग कहते हैं
समुद्र भी। उसी प्रकार से है लिथोफाइट, लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स इसे क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं जो चट्टानों में उगते हैं पेड़ पौधे, चट्टानों में उगने वाले पेड़ पौधे को हम लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना आप जरूर याद रखिएगा। अगला है यूएनओ, यूएनओ के बारे में जान लीजिए। यूएनओ का सबसे पहले 1944 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डम्बाटन ऑक्स भवन में इसका सबसे पहले आयोजन किए थे और वहीं पे प्रस्ताव रख के 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किए थे। यूएनओ का गठन हुआ था, उस समय 51 सदस्य देश थे, जो 51वां था वो पोलैंड था। पोलैंड 51वां सदस्य देश था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। जो वर्तमान में 193वां सदस्य देश है वो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान, इसे 2011 में, जुलाई 2011 में इसे शामिल किया गया था। देखिए इसके 6 अंग हैं, यूएनओ के 6 अंग हैं, जो है पहला महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा है परन्यास परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है महासभा हो गया, उसके बाद से फिर क्या सुरक्षा परिषद और एक सचिवालय है। ठीक है, तो 6 हो गए इसका अंग होते, एग्जाम में पूछा जाता है यूएनओ के कितने अंग है, 6 अंग है। ठीक है, उसके बाद से ध्यान से समझिए, किसी इसका भाषा भी है 6 है, इसको ध्यान से समझिए। यूएनओ का भाषा 6 है, अंग्रेजी, इंग्लिश, रूसी, फिर फ्रेंच, चीनी भाषा को हम लोग मंडारिन भाषा कहते हैं, मंडारिन भाषा चीनी भाषा को कहते हैं। फिर है स्पेनिश और फिर अरबी भाषा। तो देखिए इंग्लिश और फ्रेंच, ये 2 भाषा यूएनओ का ऑफिशियल भाषा है। इसी भाषा में पेपर वर्क होता है, जो सरकारी काम होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में। लेकिन अगर पूछे यूएनओ को कितने भाषा है कुल, तो 6 भाषा है, और स्पेनिश, अरबी, इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच और चीनी। इसके बाद से देखिए यूएनओ के बारे में इतनी जानकारी हो गई। उसके बाद लास्ट का है हमारा नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार के बारे में ध्यान से समझिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत एक स्पेन के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में हुआ था, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1833 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट का खोज किए थे, और डायनामाइट का खोज करने के बाद इनके कुछ दिन बाद फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा वसीयत बनाए थे। इनका जो नाम था, नोबेल पुरस्कार जिनका उन पर शुरू किया गया था, इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम था इनका। ध्यान से देखिएगा, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इन्हीं के नाम पर यह शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार। 1833 में जन्म हुआ, 1867 में डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद ही इनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। इन्होंने एक वसीयत तैयार किया, और उस वसीयत में इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे जितने भी संपत्ति है, जो हमारे बैंकों में पैसा रखे, उसके इंटरेस्ट से मिलने वाले पैसे पूरे विश्व के जो भी विशेषज्ञ टाइप के जो होंगे वैज्ञानिक, उन्हें हमारे पैसे वितरण किए जाएंगे। शुरुआती दिनों में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया था। 1901 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जैसे कि फिजिक्स के क्षेत्रों में, केमिस्ट्री के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में, उसके बाद से फिर शांति के क्षेत्रों में और साहित्य के क्षेत्रों में, लेकिन 1969 के बाद से फिर अर्थशास्त्र को भी शामिल कर दिया गया। फिर 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। यह वर्तमान में एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार को अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो भारत में मिलने वाले लोग हैं, उनको जो सबसे पहले मिला है भारतीय को थे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1910 ईस्वी में। गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद से फिर 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के, इन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को
नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए, इसी प्रकार से अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना, इन लोगों को भी मिला था नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट से जरूर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं यह। अगर इसे देखिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत कम समय में बहुत डिटेल में हम फुल डिटेल में इस वीडियो को बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।